Hello everyone, welcome to the class. I am Jyoti Mishra and in this video we are going to discuss J.M. Hopkins' poem Spring and Fall. Spring and fall here symbolizes happiness or the state of mind of happiness, and fall symbolizes the fall of human being or death or demise. In this poem, it's a very soft tone where the poet asks a small child Margaret that is she grieving or is she weeping over the falling or golden grove unleaving. Unleaving means पत्ते झड़ रहे हैं, क्या तुम उसके लिए रो रही हो? He says that she is weeping after seeing that the leaves of the trees are falling. She is so innocent, her heart is so pure that after seeing that the leaves are falling from the trees, she weeps for the falling leaves. He says, Margaret, are you grieving over golden grove unleaving? तो ये फर्स्ट टू लाइन्स में ही सॉफ्ट टोन से पूछ रहे हैं पोएट कि क्या मार्गरेट तुम रो रही हो? इन लीव्स को देखकर, गिरती हुई लीव्स को देखकर क्या तुम रो रही हो? देन ही सेज, लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन, you with your fresh thoughts care for, can you? As the heart grows older, it will come to such sights colder. It means that अभी तुम बच्ची हो, तुम्हारा जो हार्ट है वो बहुत इनोसेंट है, प्योर है, इसलिए तुम इन लीव्स को देखकर भी रो रही हो. लेकिन जैसे जैसे उस तुम्हारी एज ग्रो होगी, तुम्हें नए नए एक्सपीरियंस और होते जाएंगे लाइफ के, तो धीरे धीरे तुम्हारे लिए ये चीजें जो हैं ये आम बात होती जाएंगी, यानी नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारे लिए दूसरों को दुख को देखना और तुम्हें परेशान ना होना. बाय एंड बाय नॉट स्पेयर अ साई, दो वर्ड्स ऑफ वैनवुड लीफ मिल लाई. अब देखो यहाँ पर वैनवुड, लीफ मिल, ये जो वर्ड्स है जो बनाए गए हैं, ये क्या है? ये डिकेइंग वुड को कहा गया है. तो ये उन्होंने खुद इन वर्ड्स को बनाया है. ये है हॉपकिंस की खूबी थी कि वो कंपाउंड वर्ड्स बनाते थे इस तरह से. तो वो क्या कह रहे हैं? दो वर्ड्स ऑफ वैनवुड लीफ मिल लाई, यानी कुछ टाइम के बाद तुम्हारा हार्ट इतना कोल्ड हो जाएगा ऐसी साइट्स के लिए, या तुम्हारे को कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा कि अगर सारा का सारा जंगल भी पत्ते झड़ जाएंगे या खत्म हो जाएगा जंगल, तो तुम्हें उस चीज का दुख नहीं होगा. ये इफेक्ट होगा कि समय के साथ तुम्हारी फीलिंग्स जो है वो चेंज हो जाएगी, लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग. देन द पोएम गोज, एंड येट यू विल वीप and know why. No, now no matter child the name, sorrows spring are the same. अब वो कह रहा है तब भी तुम्हें दुख होगा, तुम रोओगी, लेकिन तुम्हें अभी नहीं पता कि तुम अभी किसके लिए रो रही हो. अभी भी तुम उसी चीज के लिए रो रहे हो या उसी वजह से रो रहे हो. वो क्या है? मॉर्टैलिटी है. जिसको देखकर तुम रो रहे हो वो मॉर्टैलिटी है. अभी तुम लीव्स को देख के रो रहे हो, लेकिन अनजाने में ही सही तुम एक्चुअली ह्यूमन मॉर्टैलिटी को या अपनी खुद की अंत को सोचकर तुम्हारी जो आत्मा है तुम्हें इस चीज का रियलाइजेशन करवाती है कि तुम उसकी वजह से रो रही हो. नॉर माउथ हैड नॉर माइंड, नो नॉर माइंड एक्सप्रेस्ड व्हाट हार्ट हर्ड ऑफ घोस्ट गेस्ट. अब यही बात आ गई है कि वो कह रहा है कि किसी ने तुम्हें बताया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक घोस्ट की तरह जो माइंड है, जो हमारा हार्ट है, हमारी आत्मा है, इस चीज को जानती है कि मॉर्टैलिटी इज द रियलिटी ऑफ एवरी लिविंग क्रिएचर. सो जो भी क्रिएचर है अर्थ पर जो पैदा हुआ है उसने मरना है, और इस चीज को हर कोई जानता है, चाहे वो उसको समझ पाए बचपन में या नहीं, लेकिन उसकी आत्मा उस चीज को जानती है. तो इसी तरह कह रहे हैं कि चाहे किसी मुंह से किसी ने तुम्हें बताया है या नहीं बताया, तुम बोल सकती हो उस चीज को नहीं बता पा रही हो, लेकिन जो ये टीयर्स हैं, जो तुम्हारा रोना है, वो जो सॉरो है वो एग्जैक्टली एक ही सॉरो है, दैट इज द सॉरो ऑफ डिकेइंग. कि हर किसी को
मरना है और हर कोई जो है वो मॉर्टल है। इस वर्ल्ड में कोई भी इमॉर्टल नहीं है। इस मॉर्टैलिटी को लेकर ही तुम क्या है आज भी रो रही हो, बस बात यह है कि तुम्हें उस समय पता नहीं है। देन ही सेज इट इज द ब्लाइट मैन वॉज बॉर्न फॉर। अब वो क्या कह रहा है कि यही एक कर्स है जिसके लिए मैन जो है पैदा हुआ है, ह्यूमन बीइंग जो है वो पैदा हुआ है इसी कर्स के लिए कि मॉर्टल है वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता। इट इज मार्गरेट यू मॉर्न फॉर। एंड वो क्या कह रहे हैं कि यही ब्लाइट है, यही सॉरो है जो हर किसी को परेशान करती है, वही है जिसकी वजह से मार्गरेट आज तुम लीव्स को देखकर रो रही हो। एक्चुअली तुम अपनी खुद की मॉर्टैलिटी पर रो रही हो। देखिए बहुत ही छोटी सी ये पोम है, अपनी डेथ पे रोने की उन्होंने बात कही है। तो ये जो है एकदम से जो रिदम है इसका, ये जो हॉपकिंस ने यूज किया इस पोम में, ये स्ट्रंग रिदम कहलाता है कि जो बीट है वो कंटिन्यूस अपराइजिंग है, आपके अंदर फीलिंग्स पैदा करती है। आप एक लाइन पढ़ते हैं, दूसरी लाइन पढ़ते हैं तो आपको वो जो एक फीलिंग पैदा होती है वो आपके माइंड में उस सवाल को अपने लिए भी उसको क्या है आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये जो है इस तरह से है, डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट बात हो रही है कि मार्गरेट रो रही है, किस लिए रो रही है, उसी से बात करें, उसी को समझा रहे हैं और रियलिटी भी उसी को बता रहे हैं। ये जो पोम है जेरार्ड मैनले हॉपकिंस, द विक्टोरियन पोएट, एंड यू हैव मेनी ऑफ द विक्टोरियन पोएट्स इन योर सिलेबस। और इस पोम में हमने देखा है राइम स्कीम क्या है, ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी, ऐसे करके ये राइम स्कीम है। इसमें इंटरनल राइम है और जो एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, जैसे मैन वुड अनलिविंग, एंड एलिट्रेशन का जो मेन है ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग। सो गोल्डन एंड ग्रोव, दिस इज द एलिट्रेशन। जब एक साउंड को रिपीट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। सो this is a very short poem and interesting poem which can arouse your emotions as well for the mortality of human being. Degradation के बारे में, ह्यूमन मॉर्टैलिटी के बारे में जो हॉपकिंस ने यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच के रूप में मार्गरेट से बात करते हुए हमें समझाया है। डिटेल्ड एनालिसिस के लिए लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। If you like the video, do comment on the video, and if you are not subscribed to my video till now, do subscribe it, and if you like it, give a big thumbs up. Till the next video, keep learning and enjoying literature.